अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को आज हम स्टडी करेंगे और ये हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर नंबर 16 है। और हमारा जो टॉपिक नंबर 4 है कि मुस्लिम पॉलिटिकल स्ट्रगल के बाद जो टाइम पीरियड है यानी कि मेकिंग ऑफ पाकिस्तान की तरफ अब हम जा रहे हैं। तो असल में मोंटेग्यू कैम्पफोर्ट की रिफॉर्म्स के बाद इंडियंस को ये हकूक मिल गए, राइट्स मिल गए कि अब वो हिंदुस्तान के इंतज़ामी मामलात में हिस्सा ले सकेंगे, यानी वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होंगे। इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, यानी कि मोंटेग्यू कैम्पफोर्ट रिफॉर्म्स को। उसके बाद यानी कि ये तय पाया कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनेगा जो कि मोंटेग्यू कैम्पफोर्ट की रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट को तफसील से मुतालिया करेगा, स्टडी करेगा और फिर और रिफॉर्म्स करेगा। वो आपको पढ़ाया जा चुका है। तो 10 साल की बजाय यानी कि 1929 की बजाय 1927 में ही लॉर्ड ब्रैकेनहेड जो कि उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो वो एक कमीशन बनाते हैं जो कि सर साइमन की सरबराही में ही होता है। और सर साइमन समेत कमीशन में कुल 7 मेंबरान होते हैं। तो सर जॉन साइमन के नाम पर ही इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। हिंदुस्तानियों को साइमन कमीशन कबूल नहीं था क्योंकि साइमन की टीम के मेंबरान ब्रिटिश थे और इसमें कोई हिंदुस्तानी शामिल नहीं था। जबकि 1909 के एक्ट में ये कहा गया था कि अब बरतानिया हिंदुस्तान को नुमाइंदगी देगा, तो ये चीज़ हिंदुस्तानियों को बेइज्जती महसूस करवा रही थी। कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तमाम सियासी जमातें साइमन कमीशन का बाइकआउट कर रही थी और उन्होंने बाइकआउट कर दिया था। तो इसके अलावा लाला लजपत राय की बात करते हैं जिन्होंने लाहौर में प्रोटेस्ट किया था और पुलिस की लाठी चार्ज की वजह से उनको इंजरीज आ गई थी और बाद में उनकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा अगर हम नेहरू की बात करें, गांधी की बात करें, जिन्ना की बात करें और अदर लीडर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो वो सब साइमन कमीशन का बाइकआउट कर रहे थे। तो जब ये बात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड ब्रिकनहेड को पता चलती है तो उसने जवाब दिया कि इसने तमाम मेंबरान इसलिए ब्रिटिश रखे हैं कि उसको नहीं लगता कि इंडियन इस काबिल है कि वो कानून साजी कर सके, यानी इंडिया के लिए कोई कानून बना सकें। ये बात तो और ज़्यादा बेइज्जत यानी कि बेइज्जती वाली थी। इसके बाद तो हिंदुस्तानियों में गुस्सा की लहर दौड़ गई और ब्रिटिश हमको जाहिल समझते हैं, गवार समझते हैं, ये हिंदुस्तानी समझने लग गए। साइमन ने और कहा कि हिंदुस्तानी इस काबिल नहीं है कि वो तमाम हिंदुस्तान और हर हिंदुस्तानी कौम को नज़र में रखते हुए कानून बनाए जिसमें हिंदू शामिल हैं, मुसलमान शामिल हैं और सिख शामिल हैं और क्रिश्चियन शामिल हैं और दीगर मज़ाहिब के लोग शामिल हैं, बुद्ध मत टाइप एक्सेट्रा। तो ये कैसे हो सकता है कि वो कानून बना ले, ये उनके बस के बाहर की बात है। हाँ, वो अब कमीशन में कोई तब्दीली नहीं करेंगे और अगर हिंदुस्तानी खुद को काबिल समझते हैं तो आप एक रिपोर्ट क्यों नहीं बना लेते जो तमाम हिंदुस्तानियों और हर कौम की उमंगों की तर्जुमानी करती हो, यानी उनके ख्यालात का अक्स हो, रिप्रेजेंट करती हो। तो ये बात चैलेंज थी हिंदुस्तानी सियासी लीडर्स के लिए और उन्होंने इसको कबूल कर लिया। उसी साल दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास में सेशन हुआ और 2 चीजें तय पाई कि अब हम क्या करेंगे। नंबर 1, नॉट टू कोऑपरेट विद साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के साथ कोऑपरेट नहीं किया जाएगा। एंड नंबर 2, विल स्टेप ऑन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम तमाम ऑल पार्टीज जो इंडिया में तमाम सियासी जमातें पाई जाती हैं हम उनको दावत देंगे और उनके साथ मिलकर इंडिया का ये सियासी यानी कि आइन बनाएंगे, हम उसके बारे में कवानीन बनाएंगे। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पीपल ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था और साइमन गो बैक के नारे भी लगाए थे।
और इसके अलावा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी बनाई जिसमें मोतीलाल नेहरू को इसका सरबराह बनाया गया। ये हमारे पास यहाँ पर मोतीलाल नेहरू हैं। ये नेहरू के जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी बनाई जिसमें मोतीलाल नेहरू को उसका सरबराह बनाया गया और यानी कि हेड बना दिया गया। उसके नतीजे में आने वाली रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है और उसके जवाब में कायदे आजम ने अपने 14 नकात पेश किए थे। तो 1928 में 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है। तो उसके नतीजे में तमाम हिंदुस्तान में हड़ताल की गई थी। उस वक्त लोग काले झंडे थामे खड़े थे और साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। उसके बाद कलकत्ता में कांग्रेस के इजलास में नेहरू रिपोर्ट को मान लिया गया। 1929 सन में उसके बाद साइमन कमीशन एक बार फिर इंडिया आया था, लेकिन साइमन कमीशन को दूसरे जो हिंदुस्तानी रहनुमा है उन्होंने नहीं माना था। जैसे कि उनके अपने बेटे मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने उसको मानने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा हमारे पास जिन्ना है, नेहरू हैं और बोस हैं। इन तीनों ने यानी कि नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और 1929 में उसके बाद साइमन कमीशन एक बार फिर इंडिया आता है और आखिरकार मई 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहती है कि राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं और मामला को हल करते हैं और कहा जाता है कि ये पेशकश जिन्ना ने की थी। तो 1935 में का जो एक्ट है वो तकरीबन साइमन कमीशन के ऊपर ही मैक्सिमम बनाया गया था। और इसके अलावा 1930 से 1932 तक यानी कि 1930 टू 1932 के दरमियान 3 मरतबा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और फिर आखिरकार 1935 में साइमन कमीशन वाली ज्यादा बातें मानकर 1935 का एक्ट बना दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो मोतीलाल नेहरू हैं, इनकी जो रिपोर्ट थी उसमें बहुत ज़्यादा टच हिंदुत्व का था, हिंदू माइंडसेट का था। वो बहुत ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी को प्रमोट कर रहे थे और यहाँ पर आपके सामने नेहरू फैमिली भी दिखाई गई है। जबकि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वो एक नेशनलिस्ट थे, वो सेकुलर इंडिया की बात करते थे, वो बात करते थे मुकम्मल हिंदुस्तान की, कि अब अगर हम यहाँ पर हिंदुत्व माइंडसेट रखेंगे तो जो मुस्लिम कौम है, सिख कौम है और क्रिश्चियन कौम है और बुद्ध मत कौम है वो हमारे से जुदा हो जाएगी और हम एक अखंड भारत, एक मुत्तहिद भारत को लेकर साथ नहीं चल सकेंगे। सुभाष चंद्र बोस जो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं एक्सट्रीम राइट साइड पे, वो भी एक हिंदू नेशनलिस्ट थे। उन्होंने भी ये चीज उनकी भी समझ से बाहर थी कि ये मोतीलाल नेहरू ने क्या प्रेजेंट कर दिया है। तो जिन्ना हो, नेहरू और बोस हो, ये नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ थे। आमतौर पर यह समझ लिया जाता है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी वो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, वो मोतीलाल नेहरू ने रिप्रेजेंट की थी। तो हमारे पास ये सुभाष चंद्र बोस हैं और यहाँ पर वो आपको गांधी जी के साथ नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने भी जो नेहरू रिपोर्ट है उसके खिलाफ आर्गुमेंट्स पेश किए थे और उन्होंने कहा था कि ये रिपोर्ट मेरी समझ से बाहर है, कि ये अखंड भारत की बात इसके अंदर हमें नजर नहीं आती और ना ही हम इस रिपोर्ट के जरिए से भारत को अखंड रख सकते हैं और एक आल यानी कि तमाम भारत के ऊपर हम सेकुलर हुकूमत नहीं कर सकते। तो चैनल पर आने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ज़हन में कोई आपके सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये वेलफेयर प्रोजेक्ट है रेमोन स्टूडियो का। तो वो स्टूडेंट्स जो कि लाहौर नहीं आ सकते, कराची नहीं जा सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस्लामाबाद, तो उनके लिए ये चैनल बनाया गया ताकि वो अपने घर में रह के CSS की तैयारी कर सकें। और ये लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं, इनके लिए कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा। और अल्लाह हाफिज़।